हेलो गाइस। सो सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के एमसीक्यू का सॉल्यूशन और आप लोगों के लिए पेपर रिव्यू लेके आया हूँ। जून 2024 एग्जामिनेशन का ये पेपर है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस एमसीक्यू का क्या सॉल्यूशन रहने वाला है और रीजन भी बताऊंगा उसके पीछे। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल कैसा था और आप कितने मार्क्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेक्शन ए कंपलसरी है, तो आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों को बस इसमें जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं वो लिखने थे। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स। सबसे पहले फर्स्ट वाले का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। तो किसी भी जो सोसाइटी में जो मॉडर्न होती है उसमें मेजर सोर्स ऑफ लॉ कौन सा नहीं है। तो देखिए कस्टम जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ लॉ हमारे पहले से ही रहा है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। जुडिशियल प्रोसीडेंट का मतलब होता है जुडिशियल जजमेंट, जो कि पहले जो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ले चुके हैं प्रीवियस जजमेंट के बेसिस पे, उनको बेस बना के हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो ये सेकंड भी है, बिल्कुल है। और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेती है रिगार्डिंग दी कि आप लोगों के ये लॉ इम्प्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लेजिस्लेशन भी एक जो है मेजर सोर्स ऑफ लॉ है। हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ये मेजर सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लॉ है वो किस तरीके से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होके मैनेज किया जा रहा है। तो ये उसका काम होता है, ना कि आप लोगों के मेजर सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये समझिए कि जो लॉ है वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ से ये कंडक्ट हो रहा है और यहाँ से इसको एक डायरेक्शन मिल रही है। तो लेजिस्लेटिव, कस्टम और जुडिशियल जजमेंट ये तीनों ही हमारे मेजर सोर्स ऑफ लॉ हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। वेरी गुड। सेकंड की बात कर लेते हैं। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ द। यानी कि एक एजेंट जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे किसी तीसरे व्यक्ति को अप्रोच करता है। तो मतलब सिंपल सा आपको तो यहीं पे यही पता चल गया ना। देखो, एजेंट पहला व्यक्ति जो कि अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है और उस प्रिंसिपल के कहने पे जो अनादर पर्सन है उसके लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे कौन हो गया, एजेंट एक थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा गाइज। ओके, बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन, सेल जब हम लोग ऑक्शन के थ्रू करते हैं, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। देखो ये तो कॉमन सेंस की चीज है। आप एक ऑक्शन में गए हो जहाँ पे जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो खुद ही जो बिडिंग है प्रिटेंडेड बिडिंग है, यानी कि वो ऐसी बिडिंग कर रहा है जहाँ पे फिक्टिशियस है, वो आभासी है ना, तो गलत है वो ब्रीडिंग। तो किसके ऑप्शन के बेसिस पे वो गलत होएगी। तो ऑब्वियसली आप लोग बायर हो तो आप लोगों के ऑप्शन पे ही वो क्या होगी, वॉइडेबल हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर देखो बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूँ। इंडोर्समेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें ब्लैंक इंडोर्समेंट, यानी कि आप लोगों का जो इंडोर्समेंट होता है वो ब्लैंक होता है, यानी कि आप किसी को भी इंडोर्स कर सकते हो। फुल इंडोर्समेंट, फुल इंडोर्समेंट का मतलब होता है आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो आपने एक स्पेसिफिक पर्सन को किया है, तो फुल इंडोर्समेंट है, जिसका मतलब वो डेटेड है, साइन है और स्टैम्प्ड भी है। और रिस्ट्रिक्टिव होता है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि आप जो इंडोर्समेंट है ये एक पार्टिकुलर पर्सन को ही कर सकते हो। तो ये भी एक टाइप होता है इंडोर्समेंट का। लेकिन रिटन इंडोर्समेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडोर्समेंट, तो इसका आंसर होने वाला है सी। वेरी गुड, बहुत इजी। यहाँ पे फिफ्थ वाला आप लोग देख सकते हो, द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑन अ फर्म इन यूजुअल वे। ऑब्वियसली भाई आप एक पार्टनर हो, आपका जो फर्म है उसमें अनादर पार्टनर जो है वो कुछ इंसॉल्वेंट या फिर कुछ डिसेबल हो गए हैं, तो आपका जो काम है वो ये है कि आप जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रेगुलर यूजुअल वे में चलाते रहें। ठीक है, तो ये भी इजी था। सिक्स्थ वाले का आंसर मैं आपको देख देता हूँ। चैप्टर 5 जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, वो ये प्रोवाइड कराता है कि जो आप लोगों के वेलफेयर मेजर्स हैं टू बी टेकन इन अ फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, यानी कि 1948 फैक्ट्रीज एक्ट
चैप्टर 5 वेलफेयर मेजरमेंट के बारे में बोलता है, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होने वाला है? वेलफेयर मेजरमेंट। सेफ्टी मेजरमेंट, वेलफेयर मेजरमेंट और हेल्थ मेजरमेंट, ये कुछ टाइप के मेजरमेंट होते हैं जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में अप्लाई होते हैं। सेक्शन 55 ऑफ द कोड और वेजेस 29 2019 टॉक्स अबाउट इजी पेनल्टी एंड ऑफेंसेस। आपके कितनी पेनल्टी और ऑफेंस लगे हैं वो उसके बारे में बात करता है। 8th वाले की मैं बता देता हूँ। डैश मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। देखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी है उसमें 20% से ज्यादा की होल्डिंग है और आप जो मेजर डिसीजंस हैं उसको कंडक्ट करने में एबल हो। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? एसोसिएट कंपनी। ओके, इजी, ये भी बहुत इजी था। द एनुअल रिटर्न ऑफ ओपीसी इन एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल बी साइंड बाय द डायरेक्टर। इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब भाई अगर आपके कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर से साइन करवाएंगे। एक स्टार्टअप कंपनी में 50% का जो होता है पेड अप कैपिटल अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या क्या होने वाला है? 50%। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए 11th वाले में कि अगर कोई कंपनी जो है वो इसोप में अपने जो शेयर्स हैं वो देना चाहती है एम्प्लॉय को, तो उसको किसकी कंप्लायंस करनी पड़ेगी? और वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है, तो रजिस्टर्ड का मतलब लिस्टेड है, यानी कि सेबी की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। 12th वाले का बता देता हूँ। एक ऑडिटर है जो कि डिससेटिस्फाइड है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट होती है या फिर जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है उससे, तो वो क्या रिपोर्ट इशू करेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ऑप्शन, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो जो डिस्क्लेमर ऑफ ऑप्शन क्या करेगा? इशू करेगा। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल स्टेबलाइज अ वेजाइल मैकेनिज्म फॉर, तो वेजाइल मैकेनिज्म किसके लिए स्टेबलाइज किया जाता है? फॉर द ऑडिटर एंड फॉर द एम्प्लॉइज। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें थोड़े से नंबर कट सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में भाई मेरे को ये बताओ, कॉर्पोरेट कहाँ से आ गया? इमोशनल का मतलब होता है खुद से, सोसाइटी से और अपने यार दोस्तों से। तो सी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एथिक्स का तो काम है ना, इसलिए इसका आंसर सी होने वाला है 14th का। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड डिसीजन इम्पार्शली फेयरली ऑन द मेरिट बेसिस। तो मेरिट बेसिस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि आप बिना किसी वाद विवाद के या फिर बिना बायस हुए काम करो और अपने डिसीजंस लो। तो इसका आंसर होने वाला है ऑब्जेक्टिविटी। बाकी का पेपर जो था इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देना था और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था। बाकी बेलर और बेली कौन होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का है, इजी था ये भी। इसमें ये है थर्ड वाले में कि आप लोगों को फर्म अगर डिसॉल्व हो गई है तो कोर्ट ने डिसॉल्व किया तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कि असाइनमेंट जो होता है वो असाइनमेंट एक्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर है होता है, ये सब लिखना था आपको। इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और बिलेटेड एप्लीकेशन क्या होती है, ये भी इजी था। क्रिटिकली आपको एक्सेसिस करना है कंपनीज एक्ट के इश्यूज, डिबेंचर के बारे में, सिक्योर डिबेंचर इशू करने के बारे में आपको बताना था, इसमें ये भी इजी था। डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहती है डायरेक्टर की, और आपको ये बताना था कि ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट होते हैं, बिजनेस एथिक्स का नेचर क्या होता है, और आपको बताना था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। मेंटल स्ट्रेस एंड हार्ट ब्रेक डाउन हो जाता, और इजी है, एंड दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा कुछ, ये केस स्टडी का क्वेश्चन था। केस स्टडी का क्वेश्चन भी इजी आया था कि भाई वो वैलिड है कि नहीं है, तो भाई वैलिड नहीं है क्योंकि वो ड्रंक था और वो इंटॉक्सिड था। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरूरत नहीं है उसके क्वालिफिकेशन को रिव्यू करने की, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कंपनीज एक्ट में। तो इस तरीके का ये पेपर था जहाँ पे आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके का आप लोगों का पेपर गया है। आप लोग अगर चाहो तो मेरे से और भी डिटेल्स पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना आपके क्या से क्या आंसर आए हैं। ओके, सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू सून एंड गुड लक।